गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारा कल का जो क्लास था सिल्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट कर दिए। ओके, आज जितने भी उससे क्वेश्चन बने हैं उसको हम कराने जा रहे हैं, और भी क्वेश्चन बने हैं जो कल पार्ट 2 में भी हम कराएंगे। ये समझ लीजिए कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम करा देंगे। आप एकदम निश्चिंत होके बस लेक्चर को देखिए, एमसीक्यू को करिए और एकदम यह अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। ये बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में ही ये सोच के एक बार देख लीजिए कि अगर हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं और उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे जितने लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कर लेते हैं, तो क्या उसके बाहर से कुछ आ सकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला है उसके बाहर से, ये समझ लीजिए। तो आपको इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो करते हो उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको एक प्रैक्टिस करवाया जाता है कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो पूरी तरह से क्लियर हो, उस चैप्टर से उसके कोई भी एक लाइन से कोई क्वेश्चन हमसे फंसने ना पाए। यही मेरा पर्पज रहता है आपको क्वेश्चन कराने का। समझ पा रहे हो? तो आज हम चलते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे ही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत आसान भी है, और जितने क्वेश्चन इसके अलावा हैं उसको भी हम कल कर लेंगे। आई बात समझ में? तो एक एक क्वेश्चन को आराम से करते रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहीं भी, मान लीजिए कोई शब्द ही है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट के थ्रू हमें बताइए। कमेंट में उतना ज़्यादा उतना बड़ा डिस्क्राइब करना एक शब्द को हमें मतलब कि ये लगता है कि कितने शब्दों में आपको हम एक्सप्लेन करें। तो उसके अगली क्लास में हम लास्ट में आपके वो भी कमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप संतुष्ट हो जाइए। आई बात समझ में? तो आइए हम चलते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन कैसा है और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? चलिए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, क्या दिख रहा है कि सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है किसे? रेशम को, कपास को, लिनन को, नायलॉन को। आपके लेक्चर में ही बताए हैं कि कपास को रेशम को कितने नामों से जाना जाता है। आई बात समझ में? वहीं से ये क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं इसको? हम सभी वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है? रेशम को। और कपास को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर, रेशों का राजा कहा जाता है। इतना क्लियर है ना? तो ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर वस्त्रों की रानी की बात आए तो रेशम है, और रेशों के राजा की बात आए तो हमारा कपास है। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन जो होता है ये समझिए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो इम्पोर्टेंट ना हो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम एक एक लाइन को टच करते हुए, समझ रहे हो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रेशम का जन्मदाता माना जाता है। रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है? कहां से इसका जन्म हुआ? तो कौन किया था? बताए थे ना कि सीलिंग ची ने एक रेशम का रिबन बनाया, एक कथा बताए थे ना आपको, कहानी स्टोरी सुनाए थे ना। तो इसीलिए हम किसको मानते हैं? चीन को। चीन को क्या माना जाता है? रेशम का जन्मदाता, यानी रेशम को जो जन्म दिया वह कौन है? चीन है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम की देवी कहा जाता है। रेशम की देवी किसे कहा जाता है? जिन्होंने इस रेशे को बताया कि यह रेशा कितना सुंदर है, कितना अच्छे से इसका वस्त्र बन सकता है। कौन थी वो? क्या इंदिरा गांधी थी, या सरोजनी नायडू थी, या विक्टोरिया को कहा जाता है, कि सीलिंग ची को कहा जाता है?
तो कल ही लेक्चर में आपको ये क्लियर था। तो किसको कहा जाता है? रेशम की देवी सीलिंग ची को कहा जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? यहाँ तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है, किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है बताइए? भारत को कि पाकिस्तान को कि जापान को कि चीन को? किसको प्राप्त है? पहला स्थान पूछ रहा है। सबसे पहला स्थान किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? चीन को। क्लियर है ना? सबसे पहला स्थान तो इसी को प्राप्त होगा क्योंकि यही तो जन्मदाता है। क्लियर है ना आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तसर रेशम का उत्पादन होता है। तसर कहिए या टसर कहिए, बात एक ही है। तसर रेशम का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? ये भी याद करने वाली चीज है। कहाँ होता है? माउंट आबू में होता है कि कश्मीर में होता है कि लद्दाख में होता है कि बंगाल और बिहार में होता है? आप जब टाइप ऑफ सिल्क पढ़े थे वहीं लास्ट में हम आपको लिख के बताए हैं। तो आप पहले ही बताते हैं कि लेक्चर को बिल्कुल याद कर लो, लेक्चर को एक एक लाइन को क्लियर कर लो, तभी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक ना? तो किसे कहा जाता है? कहाँ उत्पादन होता है? बंगाल और बिहार में। क्लियर है ना? नेक्स्ट आपका है, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे। ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है कि रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हो? ये रेशम का जो कीड़ा है, तो रेशम का रेशा कहाँ से, किस कंडीशन में प्राप्त करते हो? क्वेश्चन पूछने का सेंस यह है। कहाँ से प्राप्त करते हो? इसके अंडे से प्राप्त करते हो, किसके प्यूपा से प्राप्त करते हो, किसके मोथ से प्राप्त करते हो, किसके लार्वा से प्राप्त करते हो? ये चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है ना, तो किस अवस्था में आपको रेशा मिलता है? क्वेश्चन का सेंस यही है पूछने का। ठीक, तो अंडा से प्राप्त करोगे नहीं, और मोथ तो बिल्कुल कीड़ा बन गया, कीड़ा बन गया। लार्वा अभी उस कंडीशन में ही नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लाइवा का सिक्रेशन करे। कौन कर रहा है यहाँ पे? हमारा प्यूपा कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इसके प्यूपा से। क्लियर है? अगर यहाँ प्यूपा ना देकर यहाँ आपको बोल दे कि अगर प्यूपा मान लीजिए नहीं दिया है, ओके, कोकून दे दिया है, ठीक ना, तो हम किसको कहेंगे? कोकून से प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट आपका है, रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों। देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। क्या बनता है? जो कीड़ा का मुख्य ग्रंथि से जो दो छिद्र हैं, उससे जो निकलता है, उससे क्या बनता है? सेल्यूलोज एवं मोम बनता है? नहीं। पेक्टिन एवं ग्लूटेनिन बनता है? नहीं। क्या बनता है? सेरिसिन एवं फाइब्रिन, गोंद और प्रोटीन। यही तो निकलता है ना, प्रोटीन तंतु है यह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रेशों पर रंग चढ़ते हैं। ये रंग, ध्यान रखिएगा कि पूछने का क्वेश्चन के सेंस क्या है। क्या पूछ रहा है? रेशमी रेशों पर रंग चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह कौन सा कलर है जो इसके नेचर को सूट करता है, जो चढ़ेगा उस पर, क्योंकि यह प्रोटीन फाइबर है। ध्यान रखिएगा। तो वाइट रंग कलर चढ़ेगा इस पर? नहीं। क्षारीय भी नहीं करेगा क्योंकि यह प्रोटीन तंतु है। तो इस पर कौन सा कलर के प्रति यह सादृश्यता रखेगा? अम्लीय कलर के प्रति। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी, अम्लीय रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के रेशों की संरचना होती है। संरचना की बात पूछ रहा है कि रेशम के रेशों की का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कौन सा स्ट्रक्चर पूछ रहा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ये।
कौन सा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर हमारा रेशम का रेशा कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? सीढ़ी जैसा? बिल्कुल नहीं। चिकने कोमल एवं दो अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा? घुमावदार ऐंठन युक्त रेशों से बना? इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताए थे आपको कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वह कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? तो आप इसी से समझ जाइएगा कि छड़ के समान दिखता है, ठीक ना? छड़ के समान दिखता है और दो जो रेशे होते हैं अलग अलग दिखते हैं। समझ रहे हो ना? दो जो रेशे होते हैं ये क्या हुआ, थोड़ा सा तो चिपका हुआ रहता है लेकिन छड़ की तरह यहाँ नहीं है, सिर्फ ऐंठन और घुमावदार बता दिया है। तो छड़ की संरचना कहाँ है? इस आंसर में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है ना? कल इसको बहुत अच्छे से समझा दिए थे आपको। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम को कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिल्क में बताए थे ये चारों के बारे में। समझ रहे हो ना? चारों के बारे में पढ़े हो। तो पूछ रहा है कि किसके पेड़ पर? अरंडी के पेड़ पर, यानी अरंडी या रेड़ का पेड़ जो भी कह लो, इसके पेड़ पर जो पलता है उस कीड़े से जो प्राप्त होता है उसके रेशम का नाम क्या है? समझ रहे हो? तो कौन सा होगा? टसर रेशम? टसर रेशम तो अरंडी के पेड़ पर पलता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मूंगा रेशम भी नहीं अरंडी के पेड़ पर, और वाइल्ड सिल्क तो इसका आपका मेन वो नाम है कि कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? एरी रेशम। एरी सिल्क कहिए या अरंडी सिल्क कहिए, ठीक ना? और यही किस पर पलता है? इसका कीड़ा अरंडी के पेड़ों पर पलता है और जो उससे रेशम निकलता है उसको एरी रेशम या अरंडी रेशम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा रेशम का रंग होता है। मूंगा रेशम का रंग कैसा होता है? ये बताओ, रंग कैसा होता है? लाल होता है? नहीं, श्वेत भी नहीं होता है, बिल्कुल पीला भी नहीं होता है। यह कैसा होता है? बिल्कुल सुनहरा येलो। इसीलिए तो इसे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए कि मूंगा रेशम किसके कौन सा काम करते हैं उसे मूंगा रेशम से, तो एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है, ठीक ना? इससे कढ़ाई होती है, यह सबसे कीमती होता है। समझ रहे हो ना? तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। रेशम कैसा होता है? अगर हम फिलामेंट को देखें तो कैसा होता है? एक तो लपेटा हुआ होता है और एक कटा हुआ होता है। कल्टीवेटेड को अगर हम देखें तो जो हमारा रील्ड सिल्क होता है उससे जो फिलामेंट को हम रील्ड करते हैं उससे तो हमारा अच्छा रेशा बनता है, अच्छे कोटि का कपड़ा बनता है। लेकिन अगर जब हम उसी को फिलामेंट जो टुकड़ों में टूट जाता है और उसको जब हम स्पिन करके धागा तैयार करके वस्त्र बनाते हैं तो उससे कैसा वस्त्र तैयार होता है? निम्न कोटि का। और उत्कृष्ट कोटि का जो हमारा रेशा होता है वह लपेटा हुआ रेशम होता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो रहा है ना? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका, सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है, ठीक ना? सभी प्राकृतिक रेशों में बात कर रहा है। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। ऊन का ये लंबा है ही नहीं, कपास का ये भी स्टेपल है, लिनन का ये तो है और रेशम का भी है। ये दोनों ही क्या है हमारा? ये समझ लो कि दोनों ही हमारा लंबा रेशा है। लेकिन बात पूछ रहा है प्राकृतिक की, तो प्रकृति में हमारा कौन पाया जाता है? रेशम। और ये कहाँ पाया जाता है? वानस्पतिक जगत में पाया जाता है। वानस्पतिक जगत में पाया जाता है, ठीक ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना? आप समझ रहे हो ना कि अगर
प्राकृतिक की नेचुरल फाइबर की बात करें, नेचर की बात करें, तो हमारे नेचर में भी 3 कैटेगरी में हम बांटे हैं। एक तो हमारा वेजिटेटिव फाइबर्स है, वानस्पतिक फाइबर है, एक खनिज तंतु है और एक हमारा एनिमल तंतु है ना। है तो प्रकृति में ही तीनों, लेकिन तीनों की तो कैटेगरी अलग अलग है ना, तो इसीलिए उसको हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी वस्त्र कहा जाता है। राजसी वस्त्र कहा जाता है, यानी राजसी वस्त्र का मतलब जो राजा महाराजा पहनते थे, रानियां ग्रहण करती थी, ठीक ना, इसको पहनती थी, बहुत कॉस्टली होता था, इसलिए किसको कहा जाता है? सूती वस्त्रों को, लिनन को, इसको वैभवशाली कह सकते हैं, वैभवशाली वस्त्र है। संश्लेषित वस्त्रों को, और किसको कहा जाता है? हमारा राजसी वस्त्र की बात अगर करें तो रेशमी वस्त्रों को कहा जाता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि यही पहले के राजा महाराजा इसको पहनते थे, सबके बस की बात नहीं होती थी कि इसको एफोर्ड कर सके। समझ रहे हो ना, तो इसलिए रेशमी वस्त्रों को राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? ये समझ लो कि आज इतना करोगे, फिर भी और भी कल हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। समझ रहे हो ना, जितना सिल्क से बनेगा उतना करा देंगे, फिर सिल्क का आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। जितने चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे, उतने चैप्टर का टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, उससे बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोंद ढीला करने के लिए कोकूनों को डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? क्या ठंडे पानी में डालते हो? नहीं। उबलते हुए पानी में डालते हो, खौलते हुए पानी में डालते हो, गर्म पानी में डालते हो ना, चाहे वो किसी भी नाम से पूछ दिया जाए। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? ए आंसर सही है, क्योंकि जब कोकूनों को हम ले लेते हैं, छटाई कर लेते हैं, तो उसको गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, तो क्या करता है? अपना जो गोंद होता है उसको छोड़ देता है। आई बात समझ में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी कह लो। नेक्स्ट है आपका, पशुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए, अभी बताए हैं कि क्वेश्चन वही रहता है, सेंस वही रहता है, पूछने का जो मेथड है वही चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना? देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है? पशुओं से, पशुओं का मतलब एनिमल फाइबर की बात कर रहा है। पशुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशों को क्या कहते हैं? रेशम, प्रोटीन फाइबर, सेल्यूलोज फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। दो में कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि मैम प्रोटीन भी दे दी है और रेशम भी दे दी है। समझ पा रहे हो? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पशु से कोई हमारा, ये तो आप जान ही रहे हो कि एनिमल, जो हमारा जो एनिमल जगत से रेशा प्राप्त होता है वो मल्ली सिल्क ही थोड़ी ना है, ऊल भी है ना, तो हम ऊल को तो छोड़ नहीं सकते। तो हमारा रेशम कैसे सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बात यहाँ दोनों की कर रहा है। पशुओं से, यानी पशुओं से प्राप्त पूछ रहा है, तो जो भी पशु जगत से प्राप्त हमारा फाइबर होता है वह प्रोटीन फाइबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन फाइबर। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? आगे बढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका, रेशम के कीटों के, देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि रेशम के कीटों के पालन, यानी जब हम सेरिकल्चर प्रक्रिया करते हैं, हम शहतूत की जब खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, उससे क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, ठीक ना, कि उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि रेशम के कीटों का पालन, इतने वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? पहले देखो, जब भी क्वेश्चन सामने आता है क्वेश्चन को तोड़ लिया जाता है, ठीक ना, क्वेश्चन के मीन्स को, सेंस को समझ लिया जाता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जब ये चीज आपको करने आ जाएगा तो आप आंसर को करने में कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि हो सकती है आपको। समझ पा रहे हो ना? तो देखो निम्न अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को रेशम कहा जाता है? रेशम कहा जाता है? नहीं।
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन को कोकून कहा जाता है? नहीं, कोकून से तो प्राप्त होता है रेशम ना। आई बात समझ में? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछ? सिल्वीकल्चर, ये गलत है वर्ड, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि रेशम पालन की प्रक्रिया ही किस नाम से जानी जाती है? सेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। क्लियर है आंसर? एनी डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न कोकूनों से प्राप्त। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। भिन्न भिन्न कोकूनों से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये कई कैटेगरी के हमारे कोकून हैं, ठीक ना। कई कैटेगरी के हैं, मतलब भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग कैटेगरी के। कैटेगरी का मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, समझ रहे हो ना। तो उनसे जो प्राप्त कई फिलामेंट, यानी टूट गया है, टुकड़ा कई भागों में हो गया है, तो उससे जो हमारा जोड़कर बनाया जाता है रेशम, उसको क्या कहते हैं? तो जोड़ते कहाँ हैं हम? कहाँ हम जोड़ते हैं? किसके माध्यम से जोड़ते हैं? स्पिन करके ना, काट के जोड़ते हैं ना। जब कटाई करेंगे तभी तो वो जुटेगा। तो उसको क्या कहते हो? लपेटा हुआ रेशम। ये तो लपेटा फिलामेंट है, कोकून से जितना निकला आप रील करते गए, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। टो की किसे कहते हैं? ये तो हमारा जो लिनन का छोटा टुकड़ा होता है, जो छोटा तंतु होता है, उसको टो कहते हैं। तो ये भी गलत। हमारा क्या हो जाता है? स्पन सिल्क होता है, कटा हुआ रेशम होता है। जब भी फिलामेंट को जोड़ने की बात आए तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ कौन सी प्रोसेस चल रही है? स्पिनिंग की प्रोसेस चल रही है। क्लियर है? यहाँ से कोई किसी को डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू, ठीक ना। मुझे नहीं लगता है कि इतनी चीज़ों को हम क्लियर कर देने के बाद आपको कोई डाउट होता होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ प्रक्रिया की बात कर रहा है, प्रोसेसिंग की बात कर रहा है कि थ्रोइंग प्रक्रिया में क्या होता है। क्वेश्चन पूछने का सेंस यही है कि जब थ्रोइंग की प्रक्रिया करते हो प्रोसेसिंग में, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या किया जाता है उस प्रक्रिया में। तो क्या किया जाता है? लपेटे हुए रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया की जाती है। क्या इसे ही थ्रोइंग कहा जाता है? या गोंद हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? या फिलामेंट जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? समझ पा रहे हो? तो देखो, गोंद हटाने की प्रक्रिया जो हमारी होती है, डीगमिंग होती है। डीगमिंग होती है, ओके। फिलामेंट को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग होती है। और जब थ्रोइंग किया जाता है तो लपेटे हुए रेशे के धागे में परिवर्तित करने के लिए थोड़ा सा उसमें घुमाव दे दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें एक ऐंठन दे दी जाती है, उसी को थ्रोइंग प्रक्रिया कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि किसको हम क्या कहते हैं? जब भी हम फिलामेंट का जब रील कर लेते हो और हल्का सा उसमें घुमाव देते हो, तो उसी प्रक्रिया को बटाई या थ्रोइंग प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? प्रोसेसिंग तो बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। प्रोसेसिंग से बहुत सारे क्वेश्चन उलझते हैं और अगर आएगा तो आपको सुलझाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। क्लियर है? आगे बढ़े। एनी डाउट? ओके। नेक्स्ट है आपका रेशम तंतु की लंबाई है। अब आप ही बताओ कि रेशम तंतु की लंबाई कैसी है? सर्वाधिक है कि सबसे कम है कि अनिश्चित है कि कुछ कहा नहीं जा सकता? अगर ऐसे ऑप्शन आपके पास आ जाएं तो यहाँ पे आप तीनों ऑप्शनों में उलझ सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, अगर सर्वाधिक की बात किया जाता है तो इसका मतलब ही होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक। सबसे कम तो होता ही नहीं है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है तो इसका भी कोई सीमा तो है नहीं।
कि अनिश्चित का मतलब है कि कोई इसकी जिसका लिमिटेशन ना हो, लेकिन एक कोकून का लिमिट तो है ना, कि कम से कम अगर एक कोकून से हम रेशा निकालते हैं तो ये कहीं 900 तक बताएगा तो कहीं 1200 तक बताएगा, इतना तो है ना, 1200 मीटर तक बताएगा ना, एक लिमिट तो है। अगर हम कह सकते हैं 9 से 1200 कह सकते हैं ना, लेकिन अनिश्चित का मतलब कि कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कुछ कह नहीं सकते, अरे क्यों नहीं कह सकते, तभी तो बता रहे हैं कि 900 से 1200 हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये तीनों आंसर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है। अगर प्राकृतिक जगत में बात हम करें तो हमारे रेशम की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक, यानी इसमें से सबसे अधिक। क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट, आगे चले। ओके, अब देखिए मकड़ियों द्वारा रेशे की बात कर दिया है कि जो मकड़ियां होती हैं, जो जाल बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसके रेशे को हम क्या किस नाम से जानते हैं, बस नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ देता है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है। ये मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ी की बात कर रहा है तो मूंगा रेशम होगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ लिए हो कि यह कहाँ से मिलता है, इसका जो कीट होता है कहाँ पलता है, तो ये भी नहीं है। टसर रेशम भी नहीं है। अहिंसा रेशम कुछ होता ही नहीं है, और अहिंसा रेशम मतलब यहाँ से संबंधित नहीं है। और हमारा क्या, हमारा आंसर हो गया राइट, बी, गौसमीर रेशम। जो मकड़ी जो स्राव करती है, आप देखते हो ना कि मकड़ियाँ जाती रहती है, पीछे से एक जाला जैसे, एक रेशा जैसे निकलता जाता है, उसी रेशे को हम गौसमीर कहते हैं। ठीक ना, क्लियर है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, रेशम एक क्या है, पूछने का मतलब है रेशम एक है, क्या है बताओ, कृत्रिम उत्पाद है कि पशु उत्पाद है कि पादप उत्पाद है कि मानव निर्मित उत्पाद है। वही क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा इसका वर्ड चेंज कर दिया है, यही होता है क्वेश्चन में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे किसी भी वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे। जैसे यही पूछ रहा है, क्या यह कृत्रिम उत्पाद है, नहीं, कृत्रिम कैसे होगा, क्योंकि यह तो नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल तो है नहीं। पशु उत्पाद है, पादप भी नहीं है, क्योंकि वनस्पति से यह नहीं मिल रहा है। मानव निर्मित भी नहीं है, ना तो यहाँ रेयान का नाम दिया है, ना तो यहाँ किसी अदर फाइबर का नाम दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पशु उत्पाद। रेशम क्या है, एक एनिमल फाइबर है, ये पशु उत्पाद है, समझ रहे हो ना। एनिमल फाइबर कहो या पशु उत्पाद कहो या जंतु जगत से कहो, बात एक ही होती है। क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट, थैंक यू। नेक्स्ट आपका है, शहतूत के कीड़े की प्रजाति का नाम है। जो शहतूत के कीड़े की प्रजाति होती है उसका नाम पूछ रहा है, ठीक ना। क्या है, सबको पता है, कई बार बता दिए हैं, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन में बता दिए हैं, ठीक ना। तो शहतूत पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उसकी जो प्रजाति होती है किसकी, बॉम्बेक्स कोटि की होती है, यानी कौन है, बॉम्बेक्स मोरी है, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीरियसिन क्या है, एक गोंद प्रोटीन है, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्लियर है। एंथरापर्नी भी नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया, बी, बॉम्बेक्स मोरी कह लो या बॉम्बेक्स कोटिका कह लो, ठीक ना, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है क्लियर है क्वेश्चन ना, या तो इसका वैज्ञानिक नाम बोलो, या तो ऐसे इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, प्रजाति भी पूछता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा पलता है, कहाँ पलता है, कहाँ खेती की जाती है, ये बताओ, किसकी पत्तियों को वो खाकर ये अपना लार का सिक्रीशन करता है, उसका पोषण होता है। क्वेश्चन का सेंस यही है। तो रेशम का कीड़ा कहाँ पलता है,
सहतूत की पत्ती पर पलता है कि नीम की पत्ती पर पलता है कि घरों में पलता है कि कोई नहीं? तो सबको पता है, या तो सहतूत की पत्तियों को कह लो या मलबरी की पत्तियों को कह लो। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा है। कई बार हमेशा ये बात शुरू से जब से लेक्चर शुरू किए तब से बताते हैं, लास्ट तक मेरा चलता है, ठीक ना? तो ये सब समझ लीजिएगा, या सहतूत की पत्ती कहिए या मलबरी की पत्ती कहिए, बात एक ही होती है, मलबरी कहते हैं उन पत्तियों को। नेक्स्ट है आपका अंडे से कीड़ा बनने तक की। देखो यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, ठीक ना? अंडे से कीड़ा बनने तक की 4 अवस्थाओं को उचित क्रम में लगाइए या उसको उचित क्रम में अरेंज करिए। समझ रहे हो? तो क्या होए? अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। अंडा बनता है, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद कीड़ा, या अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, या प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, या प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा। क्या बनता है सबसे पहले? इसको भी कई बार समझा दिए हैं, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या बनता है? अंडा। अंडा से क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा? नहीं। अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, पहले अंडा बनता है, उसके बाद क्या बनता है? लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनता है? प्यूपा। प्यूपा के बाद क्या बनता है? कीड़ा। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? इसको हमेशा इधर उधर देके आपको अरेंज करने के लिए देता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं कीड़े के जीवन चक्र की अवस्था। ये भी पूछता है कि कीड़ा कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो 4 अवस्थाओं से। यहां से भी क्वेश्चन मिलता है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कीड़े को किस अवस्था में मारकर, ध्यान रखिएगा कि कीड़े को किस अवस्था में मारकर तंतु प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक ना? अब यहाँ समझने वाली बात है जो आप नहीं समझना चाहते हो, जो नहीं समझ पाते हो। देखो, पूछ रहा है कि कीड़े को किस अवस्था में मारकर हम फाइबर प्राप्त कर लेते हैं, और वह जो प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहाँ से अपनाई जाती है? समझ रहे हो ना? कोकून से, कि प्यूपा से, कि लार्वा से, कि अंडा से? तो आपको सबको यही पता रहता है कि प्यूपा की कंडीशन में इसको मार दिया जाता है, लेकिन प्यूपा जब बड़ा थोड़ा होता है तो वह किस अवस्था में आ जाता है? कोकून की अवस्था में। और आप हमेशा देखते हो प्यूपा की का कहीं छटाई नहीं है, प्यूपा का कहीं संग्रह नहीं है, किसका है? कोकून का। समझ रहे हो ना? तो अगर हमारा कोकून आंसर इसमें दिया हुआ है तो हम कोकून को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेरा कोकून नहीं दिया है तब हम प्यूपा की बात करते हैं। ये क्लियर एकदम 100% अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसको कल के भी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हैं, और कहीं कहीं आपको मिलेगा ना कि प्यूपा जब बहुत बूढ़े कंडीशन में जाता है तो कोकून बन जाता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है आपको जानने की। प्यूपा का जो डेवलपिंग एज है वही कोकून, उसी को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। क्लियर है ना? अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकून, ना कि प्यूपा, ना कि लार्वा, ना कि अंडा, ठीक ना? अगर कोकून जब नहीं रहेगा उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? प्यूपा हो जाएगा। क्लियर आंसर? एनी डाउट? नो डाउट? आगे बढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका ओक या बबुल के वृक्ष पर। पूछ रहा है कि ओक या बबुल, यानी दोनों की बात कर रहा है। जो पौधा जो हमारा रेशम का जो उत्पादन कर रहा है, जो अरंडी रेशम है, आपका मुगा रेशम है, उत्पादित रेशम है, वह कौन सा रेशम है जो दोनों ही पेड़ पर पलता है? समझ रहे हो ना? तो ये कौन सा पेड़ है? ओक की भी बात कर रहा है और बबुल के भी बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। एक सिर्फ ओक के वृक्ष पर पलता है और एक उसमें से ऐसा रेशम है जो दोनों पर पलता है, तो दोनों को अलग अलग आपको समझना है। समझ रहे हो ना? तो कौन सा है? टसर रेशम, अरंडी रेशम, मूगा रेशम, उत्पादित रेशम, कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा
कि अरंडी का जो रेशम है ये अरंडी के पेड़ पर पलता है, ठीक ना, अरंडी के पेड़ पर। और जो मूंगा रेशम है ये सिर्फ ओक पर पलता है, ओक के वृक्ष पर पलता है। और टसर रेशम एक ऐसा रेशम है जो ओक पर भी पलता है और बबूल पर भी पलता है। ये दोनों पेड़ अलग अलग होता है, या करने से मत समझिएगा कि दोनों एक ही पेड़ है। ओक या टसर रेशम है जो ओक व बबूल के पेड़ पर, ये दोनों पेड़ पर पलता है, बबूल के पेड़ पर, दोनों के पेड़ पर ये इसका पालन होता है। आई बात समझ में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर हो रहा है ना? चलिए, ये समझ में आ गया। इसका ध्यान रखिएगा कि कौन सिर्फ ओक पर पल रहा है, कौन ओक और बबूल पर पल रहा है, और कौन अरंडी पे पल रहा है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? और ये जो एक जो छोड़ दी है आपका ये उत्पादित रेशम, ये तो कल्टीवेटेड है ना, ये तो सहतूत है, सहतूत के पेड़ पर पलता है, समझ रहे हो ना? तो इसको हम ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ उत्पादित है, कल्टीवेटेड है। तो ये हमारा ए भी नहीं, हमारा क्या हो गया? टसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? देखिए यह क्वेश्चन पूछने का तरीका कितनी बार चेंज हुआ है, लेकिन जब जान जाओगे कि कहाँ से मिलता है तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाओगे। यही समझाने के लिए बस इस प्रकार के एक ही क्वेश्चन को हम कई बार कई तरह से पूछ देते हैं, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि अगर मुझे पता है आंसर तो चाहे कोई कैसे भी पूछे हम कर लेंगे। आई बात समझ में? देखो अब किस प्रकार के जीव से पूछ रहा है, कहाँ से प्राप्त होता है? तितली से नहीं, भेड़ से तो ऊन मिलता है, यहाँ से भी आपको उलन फाइबर ही मिलता है। और कहाँ से मिलता है हमारा रेशम? कीट से, एक कीड़े से मिलता है। क्लियर है? यह कहाँ से मिल रहा है हमें? कीड़े से। और इसी कीड़े को क्या बोल दिया है? जीव से बोल दिया है। कीड़ा क्या है? एक जीव ही तो है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है। नेक्स्ट आपका है, रेशम कीट के बने रेशे को स्रावित करते हैं। अब देखो कौन स्रावित करता है, क्या स्रावित होता है? क्वेश्चन में रेशम कीट के बने रेशे से हो जाएगा, यहाँ पे के नहीं, को तो अलग सेंस हो जाएगा। रेशम कीट के बने रेशे से स्रावित करते हैं या होते हैं, छोड़ो, इससे समझ में आ जाएगा आपको। क्या स्रावित होता है? प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि वसा होता है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक कि इनमें से कोई नहीं? क्या स्रावित होता है? अभी बताए ना कि जो आपका कीड़ा होता है उसके जो दोनों छिद्र होते हैं उसमें से दो तरह के धागे निकलते हैं। वह धागे किसके बने होते हैं वही पूछ रहा है यहाँ पे। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं। वसा होता है? नहीं। तो होता क्या है? प्रोटीन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रक्रियाएं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रक्रियाएं फाइबर को कपड़े में परिवर्तित कर देती है? यानी पूछने का सेंस यह है कि आपके पास फाइबर है और उसका किसमें बनाना है? आपको कपड़ा बनाना है उस फाइबर से। तो उसको हम किस प्रक्रिया में अरेंज करेंगे? आई बात समझ में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको रेशा दे दिया गया है और कपड़ा बनाना है, तो किन प्रक्रियाओं से गुजरोगे? यही क्वेश्चन है। बताओ। धागा लोगे, रेशा और कपड़ा बनाओगे। धागा, रेशा, कपड़ा। रेशा, धागा, कपड़ा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसको इंग्लिश में सुन लो, ए यार्न है, ए फाइबर है, ए फैब्रिक है। ओके,
ये फाइबर है, ये यार्न है, ये फैब्रिक है। क्या बताओगे? पहले ही क्लॉथिंग टेक्सटाइल के पहले ही लेक्चर में ये बात आपको हम समझाए थे कि पहले क्या लेते हैं, हमारे क्लॉथिंग टेक्सटाइल की वस्त्र परिधान की मूलभूत इकाई क्या होता है? रेशा। तो पहले हम क्या ले लेंगे? रेशा। रेशा को जब हम स्पिन करेंगे, कताई करेंगे तो धागा, धागा बना। धागा को जब बुनाई करेंगे ताना और बाना से तो क्या मिलेगा मुझे? कपड़ा। क्लियर है ना? तो ये यही पूछ रहा है, इसी को सीक्वेंस में पूछ रहा है कि पहले क्या लोगे? पहले उसके यूनिट को लेंगे, फाइबर को लेंगे, ठीक ना? उसके बाद अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि फाइबर टू फैब्रिक में किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आई बात समझ में कि फाइबर टू फैब्रिक, अगर फाइबर लोगे और कपड़ा बनाओगे तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरोगे। वहाँ भी इसके और दो, उसमें आपकी कताई भी जुड़ जाएगी, वीविंग भी जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में हम अच्छे से समझाएं इसको। तो हमारा पहले धागा नहीं लेते, पहले हम रेशा लेते हैं, फिर धागा बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रेशम फाइबर का प्राकृतिक रूप। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशम फाइबर का प्राकृतिक रूप कहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझ में पा रहे हो कि क्या पूछ रहा है? जो रेशम का फाइबर आप ले रहे हो, यह नेचर में आपको कहाँ से मिल रहा है, ठीक ना? क्वेश्चन का सेंस समझ में आ गया कि कहाँ से मिल रहा है। तो कहाँ से मिल रहा है? क्या भेड़ से मिल रहा है? तो भेड़ से आपको क्या मिलेगा? ऊल मिलेगा ना, ऊल मिलेगा। कोकून से क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगा। और जूट के पौधों से क्या मिलेगा? आपका सेल्यूलोजिक फाइबर मिलेगा, मिलेगा ना? यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेल्यूलोजिक फाइबर मिलेगा। ओके। और कपास के ये तने से, बीज से क्या मिलेगा? तो हमारा कपास के रेशे, ये भी हमारा कपास के रेशे मिलेंगे। तो क्या हमारा राइट आंसर हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? हमें कोकून से मिल रहा है। ये नेचर में कहाँ से हमें मिल रहा है? प्राकृतिक जगत में कोकून तो है, कीड़ा है, तो कीड़ा से ही तो मिला मुझे रेशम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट जो है आपका ऊन और रेशम। ऊन और रेशम के उदाहरण हैं, ठीक ना? यहाँ एक और चीज जोड़ देते हैं आपका VCDE। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और हमारा जो एक और लिख लो कि केवल ए। अब करो क्वेश्चन को, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। करो इसको। क्या बोला है? ऊल की बात भी कर रहा है और सिल्क की बात भी कर रहा है, ठीक ना? ऊल और सिल्क की बात कर रहा है। तो पादप रेशे हैं? नहीं, पादप मतलब वानस्पतिक जगत से, ठीक ना? वनस्पतियों से नहीं। पशु फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इन दोनों में अगर कंफ्यूज होते हो तो यहाँ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह क्या है? पशु फाइबर भी है और प्राकृतिक फाइबर भी है, ठीक ना? तो हमारा बी और सी दोनों आंसर सही है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन कर दिए हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर हम ऑप्शन को चेंज कर दें, ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अगर हम ऑप्शन को बोल दें, ठीक ना, कि बी एंड सी दोनों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों। क्लियर है? क्योंकि यह पशु फाइबर भी है, एनिमल फाइबर भी है और प्राकृतिक फाइबर भी है। क्लियर है? एनी डाउट? आगे चलें। ओके, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम यही सोच के करते हैं कि हो सकता है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए।
तो इसीलिए हमारा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अरे बाप रे बहुत इजी आ गया, ये तो सब आ रहा है, इतना छोटा क्वेश्चन इतना इजी पेपर, और जब करने लगोगे उसमें ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक ना। इसलिए हमारा छोटा से छोटा एक वर्ड और छोटा से छोटा एक क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। अब देखिए 33 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को परिभाषित कर रहा है, ठीक ना। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को, वही चीज है, वही है रेशम उत्पादन की प्रक्रिया, पूछने का तरीका चेंज हो गया है। अब बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को परिभाषित कर रहा, डिफाइन कर रहा है। मोरिकल्चर कि रेशम उत्पादन की, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सेरीकल्चर और मोरिकल्चर में। तो ये समझ लो कि सेरीकल्चर तो सब लोग जान गए हो कि यह हमारे जो रेशम की खेती होती है, पालन की, जो रेशम पालन की प्रक्रिया होती है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। लेकिन एक बात ये भी जान लो कि जब रेशम का उत्पादन होता है, जो उसके इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, जो उसके उत्पादन के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ मोरिकल्चर शब्द का भी प्रयोग होता है। समझ रहे हो ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोरिकल्चर भी है और रेशम का उत्पादन है। ये मोरिकल्चर रेशम उत्पादन से ही संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो गया, सी। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन। मोरिकल्चर भी रेशम उत्पादन से ही संबंधित है, ठीक ना। उसी के प्रक्रिया के थ्रू इसका भी, इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि उसके लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके उत्पादन के लिए क्या जरूरी है। तो यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है। और सेरीकल्चर से, ये तीनों अगर रहेगा तो उपर्युक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर यही मैं सेरीकल्चर भी डाल दूं तो एक उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है। तो एक बात, अब देखो इतना हम क्वेश्चन आज किए हैं, इस क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। अगर डाउट होगा भी तो उसको कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। और जो कल हम क्लास लेंगे उसमें भी हमारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सिल्क से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारा सब हम लेकर आएंगे, उसको भी हम करेंगे। उसके बाद हमारा पूरी तरह से सिल्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिल्क का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उससे कोई भी क्वेश्चन फंसने नहीं देंगे हम, सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, सिल्क के और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, उसको भी हम करते हैं। फिर हमारे आपको देखिएगा कि वो हमारे सारे क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और कितना हम इजी वे में उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।